चलिए, आपके सामने केमिस्ट्री लिखा हुआ है और ये 10th का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। और मुझे तो आप अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, उम्मीद तो अगर नहीं पहचानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम राहुल कुमार तिवारी और आपके सामने केमिस्ट्री का सिलेबस है। थोड़ा मैं इस सिलेबस को बता दूं जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से है, जिसमें 6 चैप्टर आया। हम लोग जब भी चलते हैं, जो सिलेबस हो या टॉपिक्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं। यदि आप एहसान देखेंगे या डिफरेंट बुक्स देखेंगे, मे भी हो सकता है 5 चैप्टर हो, लेकिन केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर है। हो सकता है बायो में ये मिक्स कर दिया हो, तो कोई बात नहीं, लास्ट वाला आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहीं भी इसको रख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको नीचे दिख रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, जो सबसे लास्ट वाला। लेकिन मैनरी रूप से हम लोग 6 चैप्टर तब फिजिक्स में बनता है, 6 चैप्टर केमिस्ट्री में और 6 चैप्टर बायो में, तो टोटल 18 होता ही है। चलिए, फर्स्ट इस तरीके से 10th का केमिस्ट्री का पहला जो है केमिकल रिएक्शन, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे आपको। सिलेबस के बाद जो अगले क्लास में होंगे, हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। लेकिन अभी सिलेबस समझिए कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बोला गया, केमिकल रिएक्शन से क्या प्रॉफिट है, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, क्यों होता है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कितने टाइप्स है, और इस तरीके से टाइप्स में, हर एक टाइप्स में एग्जांपल पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे सभी का इक्वेशन, द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर इक्वेशन में पढ़ेंगे। मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा, केमिस्ट्री के लिए केमिकल रिएक्शन जो पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी करके रेडिकल्स याद करना पड़ेगा, जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी लिख चुके हैं। याद किए हैं या नहीं किए वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उम्मीद है आप याद किए थे, ठीक है, मार के डर से याद किए हुए थे, लेकिन नहीं, डर से नहीं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए, इस वजह से हम लोग रेडिकल्स को पढ़ें, ताकि हम केमिकल रिएक्शन को 100% समझते हुए चलेंगे। अभी आपके पास समय है, आप इसको पलट सकते हैं। मैं यहाँ रेडिकल्स दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ, रेडिकल्स ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। आप देखिए कहाँ कॉपी रखे हैं, उस कॉपी को निकालिए और आप उसको कहीं एक जगह नोट्स करिए, अच्छे से नोट्स, जो 10th का केमिस्ट्री होगा उसमें नोट्स करिए, और उसको बार बार, जैसे ब्रश करते हैं, बिना ब्रश किए खाना नहीं खाते हैं, उसी तरीके से बिना रेडिकल्स का आप केमिस्ट्री को टच करना मुश्किल होगा। और आपको लगता होगा कि हम ऐसे ही हवा में फेंक रहे हैं, तब तो आप समझेंगे चैप्टर में क्या हालत होने वाला है। उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। ये स्वतंत्र भारत है, आप जानते भी हैं, और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की तरफ से है, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फॉर एडवाइस मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आप कृपया इसके लिए जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, 100% आप बारी बारी से, हम ये नहीं कहते कि एक ही बार में पूरा याद करिए, 5-10 करके आप उसको 5-10 दिन में खत्म कर दीजिए, 5-10 करके 5-10 दिन में खत्म कर दीजिए, यानी याद कर लीजिए। और उसको सिर्फ याद करके छोड़ मत दीजिए, आप उसको बार बार देखिए क्या है, यानी उसको ब्रश करना है। ब्रश माना एकदम कंटिन्यूअसली रिवीजन हुआ ब्रश। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस, अब हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं इस पर, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ सर, हम याद कर ही लेंगे ना, तो आप पढ़ाइए ना, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जब केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं, आप एसिड बेस साल्ट को समझ ले, क्योंकि एसिड बेस साल्ट में आप सोचेंगे कि एसिड का सिर्फ डेफिनेशन बता दें, सिर्फ बेस का डेफिनेशन बता दें, साल्ट का डेफिनेशन बता दें, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ जब उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, तो बिना रिएक्शन का प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ा भी नहीं पढ़ सकते। तो भाई रिएक्शन पहले तो है रिएक्शन। तो कहने का मतलब पूरा केमिस्ट्री कहीं भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, 9th क्लास की तरह कहीं भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां रिएक्शन नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है, तो पहले चैप्टर में
केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस दिया हुआ है जिसके लिए रेडिकल्स हमको याद करना होगा ताकि हम केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझ सकें, उसका डिफरेंट टाइप्स में इक्वेशन और उसका एग्जांपल। उसके बाद सेकेंड एसिड बेस और साल्ट है जिसको हिंदी में अम्ल भस्म तथा लवण कहा गया। एसिड बेस साल्ट जो आप 8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो 8 क्लास में कुछ नहीं था। 8 क्लास में 7 से 8% या 10% किया, 90% यहाँ पढ़ना है। इसके लिए आप यहाँ पर एसिड बेस साल्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। सॉरी, एसिड बेस साल्ट के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका यूजेज और उसका क्या नेचर है और वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्मेट होता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर की क्या बात करें, मेटल्स आप इसको भी 9 में पढ़े होंगे। सेकेंड चैप्टर में इसको भी एलिमेंट जब पढ़ रहे होंगे, एलिमेंट का क्लासिफाई जब किया जा रहा होगा तो मेटल्स नॉन मेटल्स का नाम आया होगा, लेकिन वो कुछ नहीं आया, मात्र वो 2 से 5% आया, बाकी 95% इस चैप्टर है। इसके लिए परेशान नहीं होइए, बिना रिएक्शन का संभव नहीं है मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विथ एग्जांपल विथ इक्वेशन। इसलिए मेटल का जितना भी प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल का जितना प्रॉपर्टीज है, केमिकल फिजिकल हर तरह का प्रॉपर्टीज, मेटल को कैसे ओर से मिनरल से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उस मेटल का क्या यूज है, कैसे अलॉय तैयार होगा, यानी हर तरह की बातें मेटल्स नॉन मेटल में की जाएगी रिएक्शन के साथ। उसके लिए आप फर्स्ट चैप्टर चलिए वापस आइए 4 नंबर चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप जानते हैं कि पूरे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल 180 टोटल एलिमेंट 118 है, उसमें से कार्बन एक लौता है, एक ऐसा कार्बन एलिमेंट है जिसके लिए एक ब्रांच अलग हो गया जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और कार्बन का इतना सारा कंपाउंड है जिसकी गिनती आज के युग में शायद संभव नहीं है। फिर भी 2010 की बात किया जाए, 2010 में जब कार्बन का कंपाउंड था तो 1,65,00,000 कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन अभी हम लोग 2020 में जी रहे हैं, तो 2020 में तो क्या किया होगा आप सोच सकते हैं, भली बात ही समझते हैं। तो कहने का मतलब है कार्बन एक ऐसा कंपाउंड, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी खुली आंखों से नेचर में जो चीज लगभग दिखाई पड़ रहा होगा 60 से 70% आपको कार्बन का बना हुआ कंपाउंड मिलेगा, कार्बन से बने हुए सब्सटेंस। आप ये पूरा बॉडी देखिए कार्बन का बना हुआ, ये कपड़ा देखिए कार्बन का बना हुआ है, आप जिस कॉपी पर लिखते हैं वो कार्बन का बना हुआ है, जितने प्लास्टिक के सामान है कार्बन का बना हुआ है, और भी जितने भी लकड़ियां हैं सभी कार्बन से। इस तरीके कहने का मतलब है कि कार्बन के लिए एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट्स यहाँ पर थोड़ा पार्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत है। चूंकि हम लोग क्लास 10 में हैं तो कार्बन और उसका जितना भी कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, कंपाउंड्स का यूजेस, इस तरीके से बहुत कुछ है इसमें। उसके बाद आइए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हिंदी में कहा गया तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, दैट मींस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। शुरू में फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर थे, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर ने पहला जो टेबल बनाया था वो टेबल तो हालांकि फेल कर चुका है। शुरू में लेवोजियर ये मान लगाए कि मानकर चलिए 1 से लेकर 118 तक एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट का इतना सारा प्रॉपर्टी है, इतना सारा प्रॉपर्टी है कि बहुत समय लगता है एक एलिमेंट को पढ़ने में। 118 एलिमेंट को कैसे पढ़ा जाए एक ही साथ? एक ही साथ का मतलब है एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया जिसका वैलेंसी है 1 में, जो मेटल अलग है, नॉन मेटल अलग है, सभी ब्लॉक्स अलग है, SPDF। इस तरीके से मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड्स के ये सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया ताकि रेगुलरली अगर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी समझ गए तो सबका प्रॉपर्टी उस जो ग्रुप में देखते हैं वैसा ही होगा, या पीरियड में किस तरीके से वैरी करेगा। तो कैसे क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई करने से क्या फायदा है, एडवांटेज है, और वहां पर उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स। और एक ही एलिमेंट्स को पढ़ने से हम लोग उस ग्रुप या उस पीरियड की पूरी जानकारी मिल जाती है उस हिसाब से। तो यहाँ पर के लिए हम लोगों को बड़ा सा पीरियडिक टेबल का जरूरत है। फिर आइए नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है, आप तो समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर,
सॉइल, इन सभी का यूज और कैसे पॉल्यूट हुआ तो कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सभी बातों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इनसे नेचुरल रिसोर्सेज बायो में भी आता है पोर्शन, लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री में डील करेंगे। इस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज आप समझेंगे अच्छी तरीके से। और ये आपका पूरा चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जो बारी बारी से आपको डील किया जाएगा, इसके लिए परेशानी होना है, लेकिन साथ चलने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि आप फिजिक्स का टोटल कंप्लीट रिफ्लेक्शन पूरा कर चुके होंगे और ये बहुत जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, इसलिए साथ चलने का प्रयास करें, ठीक है। और साथ चलने का प्रयास ही करेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूं अगेन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के लिए आप रेडिकल याद करें। मैं एक दिन का समय देता हूं आपको, तब मैं चैप्टर शुरू करूंगा। हालांकि ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, बस आप तक पहुंचने भर देरी है और आपको उसको रिकॉल करने या रिवाइज करने भर देरी है, या जो भी आप समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से केमिकल रिएक्शन के लिए आप तैयार हो जाएं। रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स और मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्रावैलेंट एंड टेट्रावैलेंट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे। और बाकी अगले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अगले क्लास में। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन हाँ, बिल्कुल कॉन्शियस रहेंगे और कॉन्शियस इस तरीके से रहेंगे, सोचेंगे हर रात कि सुबह मेरा एग्जाम है, ये सोच करके हर दिन पढ़ना है कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन का समय है, जितना पढ़ सके, ठीक है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और चूंकि और घर में रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें, हंसते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।